हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ मैथमेटिक्स रिवीजन क्लास चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के इसके पहले एक वीडियो में आप ये पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ऑड इन फेवर ऑफ ऑड अगेंस्ट क्या है और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक, तो अब हम इस क्लास में पढ़ते हैं थ्योरम। जितने भी प्रोबेबिलिटी के होते हैं सभी थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी अच्छे से सीखेंगे। थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम दो तरह से ही डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों तरह के थ्योरम को डिफाइन करने के बाद जब प्रोबेबिलिटी के ये सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं उसके बाद बताया जाता है लास्ट में एक बेस थ्योरम। तो थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में टू टाइप्स ही बताए जाते हैं, एक एडिशन थ्योरम और दूसरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्योरम। फर्स्ट, एडिशन थ्योरम। सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और थ्योरम ऑफ कंपाउंड इवेंट। थ्योरम ऑफ कंपाउंड इवेंट। एडिशन थ्योरम देखते हैं क्या होता है। अगर सभी थ्योरम आप समझ जाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे, जो मेरा रिवीजन क्लास में आपको बताने का पर्पज है। क्योंकि आप जरा समझो थोड़ी देर के लिए एक स्टेटमेंट। अगर पाइथागोरस थ्योरम आपके समझ में आ चुका है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड में से किसी भी साइड को आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि क्या आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानता है और इसमें एक साइड को कैलकुलेट करने के लिए उसको बता दिया गया तरीका, तो दूसरे क्वेश्चन में जब दूसरा साइड पूछा जाएगा तो वो नहीं समझ पाएगा कैसे सॉल्व करें। लेकिन अगर थ्योरम जान गया तो वह सभी क्वेश्चंस इजीली कैलकुलेट कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है थ्योरम जानना, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं इस रिवीजन क्लास में। एडिशन थ्योरम क्या कहता है? एडिशन थ्योरम में यह कहा जाता है कि अगर किसी एक एक्सपेरिमेंट में दो या उससे अधिक स्टेटमेंट्स या इवेंट्स दिए जाते हैं तो किसी एक के या एटलीस्ट वन के हैपन होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी के एडिशन थ्योरम में यूज किए गए फार्मूले से कर लेना चाहिए। बात मेरी समझो, मैंने क्या कहा? थ्योरम तो कुछ और है, मैं उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बता रहा हूं। किसी एक एक्सपेरिमेंट में अगर दो या उससे अधिक स्टेटमेंट्स या इवेंट्स दिए जाए तो किसी एक के या एटलीस्ट वन के हैपन होने के चांसेस वो आपको प्रोबेबिलिटी के एडिशन थ्योरम में यूज किए गए फार्मूले से कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ये तो है एक्सप्लेनेशन। एडिशन थ्योरम क्या है? इफ इन एन एक्सपेरिमेंट two or more than two events are given, then one or at least one of the event will occur। यह होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक किसी रेस में टू हॉर्सेस रन कर रहे हैं। रेस की मीनिंग मिनिमम दो आउटकम्स होने चाहिए, मिनिमम दो होने ही चाहिए। अकेला अगर कोई हॉर्स रन कर रहा है या कहीं भी एक अकेला कोई ऑब्जेक्ट यूज किया गया उसे रेस नहीं कहा जाएगा। तो अगर एक कोई रेस है उसमें टू हॉर्सेस रन कर रहे हैं, मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्स विल विन द रेस। हमें इसका आंसर नहीं चाहिए, केवल एक्सप्लेनेशन। एक किसी रेस में अगर दो हॉर्सेस रन कर रहे हैं तो फर्स्ट जीत जाएगा या सेकंड जीत जाएगा। मीनिंग फर्स्ट जीतेगा तो सेकंड नहीं, सेकंड जीतेगा तो फर्स्ट नहीं। दोनों तो नहीं जीत सकते ना। कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है ड्रॉ हो जाए? नहीं, ड्रॉ का केस नहीं, केवल जीतने का केस मैंने कहा है। तो या तो फर्स्ट जीतेगा या सेकंड जीतेगा। फर्स्ट जीतेगा तो सेकंड नहीं, सेकंड जीतेगा तो फर्स्ट नहीं। ये स्टेटमेंट क्लियर कर लें। ये क्या था? एक किसी रेस में मीनिंग एक एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट्स, टू हॉर्सेस। एक दूसरा एग्जांपल से क्लियर करें कि अगर कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दो स्टूडेंट्स को मैंने दिया सॉल्व करने के लिए, मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड। कितने तरह से सॉल्व हो सकता है? फर्स्ट सॉल्व कर ले,
या सेकंड सॉल्व कर ले या दोनों सॉल्व कर ले। यहां भी तो एक एक्सपेरिमेंट है और दो इवेंट्स हैं, लेकिन पहले हॉर्स वाले एग्जांपल से इस एग्जांपल में डिफरेंस क्या है? हॉर्स वाले एग्जांपल में दोनों कभी नहीं जीत सकते थे, लेकिन यहां दोनों उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों एक साथ हैपेंड हो सकते हैं। तो इसकी मीनिंग, जिस एडिशन थ्योरम की बात चल रही है वो एडिशन थ्योरम दो तरह से डिफाइन हो सकता है। एक, जब इन दोनों को कभी एक साथ हैपेंड करके नहीं शो किया जा सकता है, और दूसरा तब जब दोनों एक साथ हैपेंड हो सकते हैं। जब दो इवेंट्स एक साथ हैपेंड होते हैं जिसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं, तो इसकी मीनिंग ये बात तो क्लियर है कि एक फार्मूला विदाउट इंटरसेक्शन लगेगा, एक फार्मूला विद इंटरसेक्शन लगेगा। क्लियर करते हैं और अच्छी तरह से। अगर हम एडिशन थ्योरम टू इवेंट्स पर डिफाइन करें और ये दोनों इवेंट्स ए और बी हैं, तो एक केस बनता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, इसको क्लियर कर लेते हैं। नॉर्मल केस में ए प्लस बी की मीनिंग क्या होती है? ए और बी दोनों एक साथ। लेकिन जब किसी एक्सपेरिमेंट में ये दो एक साथ यूज किए जाते हैं तो प्लस नहीं लगाते हैं, हम यूनियन लगा लेते हैं। एक्चुअली इसकी मीनिंग प्लस ही है, लेकिन हम लगाते हैं यूनियन, जो ये डिफाइन करता है कि ए और बी दोनों एक एक्सपेरिमेंट में एक साथ यूज किए गए हैं। और इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला एक तो बनता है पी ए प्लस पी बी, जिसमें इंटरसेक्शन यूज नहीं हुआ जैसा मैंने अभी कहा है। दूसरा फार्मूला पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, माइनस पी इंटरसेक्शन बी। क्या है इन दोनों में डिफरेंस? फार्मूला तो दो बन गया दोनों एग्जांपल्स के बेस पर। डिफरेंस ये है कि जो पहला फार्मूला है वो किसके बेस पर है? वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस के लिए है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस के लिए है, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी कभी भी क्रिएट नहीं होता है, यह हमेशा क्या बनाता है? जीरो। और दूसरा फार्मूला नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है, जिसका एक्सप्लेनेशन आप पहले सीख चुके हैं। यह किसके लिए है? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसमें आप इंटरसेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है पी ए इंटू पी बी। अगर आप किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट्स यूज कर रहे हैं और दोनों में इंटरसेक्शन की जरूरत है, मीनिंग वह एग्जांपल नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है, लेकिन ये इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप इस फार्मूले से इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं पी ए इंटू पी बी से। अगर इसको और अच्छी तरह समझने के लिए छोटा सा डायग्राम यूज करें, तो डायग्राम इस तरह से बना दिया जाता है। जरा देखो, डायग्राम इस तरह से बना दिया जाता है। एक इवेंट ये, दूसरा ये, दोनों एक साथ ए बी एक साथ एक ऑपरेशन में यूज किए गए हैं, तो इसे कह दिया जाएगा ए यूनियन बी। अब क्योंकि इसमें कहीं भी कॉमन पोर्शन नहीं है, तो जब कॉमन पोर्शन नहीं है तो इसे कह दिया जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कह दिया जाएगा। और दूसरा एग्जांपल मान लो एक ऐसा है, ए और बी यहां भी दोनों हैं, ए बी, लेकिन इसमें ये देखो आप, ये कॉमन पोर्शन है, इंटरसेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो जब इंटरसेक्शन क्रिएट हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन है, और कंप्लीट फॉर्मेट क्या है? ये यूनियन बी है, ये कंप्लीट फॉर्मेट। अब क्योंकि यूनियन क्रिएट हुआ है और इसके बेस पर इंटरसेक्शन भी आ रहा है, तो इसे हम कह देंगे नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो टू इवेंट्स के केस में फार्मूला ये यूज किया जाता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें फार्मूला कौन सा लगाया जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला। आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अच्छी तरह से सुन चुके हैं। अगर इसमें कहीं भी अभी भी कंफ्यूजन है, तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं थ्री इवेंट्स की, थ्री इवेंट्स एबीसी मान लो एक कोई रेस है जिसमें थ्री हॉर्सेस रन कर रहे हैं एबीसी। मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्स विल विन द रेस। अब थ्री हॉर्सेस हैं,
या तो पहला जीत जाए, या दूसरा जीत जाए, या तीसरा जीत जाए। फर्स्ट जीतेगा तो सेकंड और थर्ड नहीं, सेकंड जीतेगा तो फर्स्ट और थर्ड नहीं, थर्ड जीतेगा तो फर्स्ट और सेकंड नहीं। और कोई केस हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई दो तो कभी एक साथ जीत ही नहीं सकते ना। ओलंपिक में कभी सुना है दो गोल्ड मेडल पा जाए? नहीं। टाई का कोई चांस नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में बात आ रही हो, टाई हो जाए, ड्रॉ हो जाए। भाई यहां हमने केवल जीतने का पूछा है, तो टाई होने या ड्रॉ होने का तो कोई चांस ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 इवेंट्स के केस में अगर हम उन तीनों इवेंट्स को एबीसी मानते हैं, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी की मीनिंग तीनों एक साथ एक ही एक्सपेरिमेंट में यूज हुए हैं, और इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। दूसरा फार्मूला पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब किसी एक टॉपिक का कहीं भी पूरे मैथमेटिक्स बुक में या पूरे स्टैटिस्टिक्स में कहीं भी अगर एक से अधिक फार्मूला मिलता है, तो हमें तुरंत ये चेक कर लेना चाहिए कि कब और किस केस में कौन। यहां भी एडिशन थ्योरम के 3 इवेंट्स के लिए 2 फार्मूलेज आपको मिल गए। आपको ये चेक कर लेना चाहिए कब और किस केस में कौन। तो इसके लिए जो पहला फार्मूला है वो बनेगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन क्रिएट नहीं हुआ है, और हम ये जानते हैं कि जब इंटरसेक्शन क्रिएट नहीं होता, मीनिंग कॉमन पोर्शन नहीं बनता, तो हम वह केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मानते हैं। और जब किसी क्वेश्चन में, जब किसी एक्सपेरिमेंट में इवेंट्स के बीच में इंटरसेक्शन क्रिएट होता है, तो वह एग्जाम्पल या वह फार्मूला नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए बनता है। तो जो दूसरा फार्मूला है ये किसके लिए बनेगा? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। इसको आप एक और भी तरह से समझ सकते हैं कि इंटरसेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में 0 होता है, और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में इंटरसेक्शन को आप क्रिएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहते हैं तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना चाहते हैं तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड एक डायग्राम से समझें, इन दोनों फार्मूलेस को अगर हम डायग्राम से समझें तो इसे इस तरह से बताया जा सकता है। यहां देखो ए बी सी, एक ही एक्सपेरिमेंट में ये तीनों इवेंट्स एक साथ यूज हुए हैं, तो हम इसे ए यूनियन बी यूनियन सी तो कह ही देंगे। लेकिन क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन पोर्शन कहीं क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए हम इस केस को कहेंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है। लेकिन अगर एक दूसरा एग्जांपल इस तरह से यूज किया गया हो, अब एक्सपेरिमेंट तो एक ही है तो कंप्लीट फॉर्मेट को ए यूनियन बी यूनियन सी तो कह ही देंगे। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें कुछ कॉमन पोर्शन है। ये किसका कॉमन पोर्शन है? ए और बी का। ये किसका कॉमन पोर्शन है? बी और सी का। ये किसका कॉमन पोर्शन है? ए और सी का। और ये जो सेंटर में है ये किसका कॉमन पोर्शन है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का। ये कॉमन पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। और क्योंकि इंटरसेक्शन क्रिएट हुआ है, तो ये एग्जांपल किसके लिए बनता है? नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए बनता है। तो एडिशन थ्योरम में आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाता है जिसमें आपको लगता है एक्सपेरिमेंट एक ही है और इसमें 2 इवेंट्स या मोर देन 2 इवेंट्स यूज हो रहे हैं, तो ये चेक करने की एग्जांपल म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का है या नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का है। उसी के अकॉर्डिंगली फार्मूला लगाएं, आंसर कैलकुलेट कर ले, आपको मिल जाएगा। लेकिन 2 इवेंट्स और 3 इवेंट्स के एक्सप्लेनेशन के बेस पर एक और फार्मूला क्रिएट होता है, बनता है। उसे भी समझ लेते हैं क्या होता है। मान लो यहां से सब कुछ हटा दिया गया, सारे स्टेटमेंट, सारे एग्जांपल, सारे एक्सप्लेनेशन सब हटा दिए गए हैं। अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट करने वाला हूं, उसे आपको बताना है।
मान लो मैं ये कहता हूं कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में ये कह दिया गया कि 3 स्टूडेंट्स हैं एबीसी। उन तीनों स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करने के लिए। कोई एक, आप यूं कहें एटलीस्ट वन, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। इसको कितने तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन। एटलीस्ट वन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, 3 स्टूडेंट्स हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? या तो पहला सॉल्व कर ले, या दूसरा सॉल्व कर ले, या तीसरा सॉल्व कर ले, और फर्स्ट सेकंड सॉल्व कर ले, बिल्कुल ठीक है। सेकंड थर्ड सॉल्व कर ले, ये भी ठीक है। थर्ड और फर्स्ट सॉल्व कर ले, ये भी ठीक है। तीनों सॉल्व कर ले। अब आप ये नहीं सोच सकते कि अगर ये सॉल्व नहीं कर पाया, भाई मैंने सॉल्व होने का चांस पूछा है, तो क्या यही एक्सप्लेनेशन एग्जैक्ट ये 3 इवेंट्स के लिए नहीं बनता है? जरा सोचो। तो इसकी मीनिंग यह है कि जो एक्सप्लेनेशन ये प्रोबेबिलिटी के एडिशन थ्योरम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है, वही एक्सप्लेनेशन प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन के लिए भी है। तो हमने डबल एरो लगा दिया, एटलीस्ट वन। दोनों की मीनिंग एक ही है। और एटलीस्ट से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट एक शॉर्टकट ट्रिक 1 माइनस मल्टीप्लिकेशन of the complementary of the given events. Multiplication of the complementary of the given events. अगर यही एग्जांपल हम 2 इवेंट्स के लिए यूज करते, अच्छा इस फॉर्मूले को लिखते समय एक बार और ध्यान दें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड भी इसके पहले की वीडियो में जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, बता दिया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, समझ में यहां नहीं आ रहा है, तो आप इसके पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम बात अब करें 2 इवेंट्स की, 2 इवेंट्स में भी मैंने एक एक्सप्लेनेशन कहा आपको डिफाइन करने के लिए। एक कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 2 स्टूडेंट्स को दिया गया सॉल्व करने के लिए, एटलीस्ट वन उसे सॉल्व कर ले। इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? फर्स्ट सॉल्व कर ले, या सेकंड सॉल्व कर ले, या दोनों सॉल्व कर ले। और अगर आप चेक करें तो यही एक्सप्लेनेशन प्रोबेबिलिटी के एडिशन थ्योरम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है। इसकी मीनिंग यह है कि जो फार्मूला आपने प्रोबेबिलिटी के एडिशन थ्योरम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए लगाया है, वही फार्मूला प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन के लिए भी बन जाना चाहिए। दोनों के लिए फार्मूला एक ही होना चाहिए। लेकिन अब एक का फार्मूला तो बन चुका है, देखते हैं एटलीस्ट से रिलेटेड कोई फार्मूला बनता है क्या। एटलीस्ट से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इवेंट्स कितने भी दिए जाएं, फार्मूला यही होता है 1 माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द गिवन इवेंट्स। तो एटलीस्ट से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट आप एटलीस्ट के इस फार्मूले को यूज कर लें, दूसरा प्रोबेबिलिटी के एडिशन थ्योरम के नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फार्मूला लगा दें। दोनों में से कोई भी आप एक लगा सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। तो आपको ये सारे स्टेटमेंट सीख लेना चाहिए और इसी के बेस पर हम प्रोबेबिलिटी के एडिशन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक बार फिर एक स्टेटमेंट जिसमें स्टूडेंट्स बार बार कंफ्यूज करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये हमारे कैसे समझ में आए कि इसमें हमें एडिशन थ्योरम ही लगाना है और एडिशन थ्योरम में फार्मूला कौन सा लगाना है। तो इसके लिए बड़ा सीधा सा तरीका कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उस क्वेश्चन को रीड करें और चेक करके देखें कि क्या इस क्वेश्चन में एक ही एक्सपेरिमेंट के 2 या उससे अधिक इवेंट्स हैं और क्या वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को बताते हैं। और अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट एडिशन थ्योरम लगा सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं एग्जांपल के फॉर्म में और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मेरा ये बताने का पर्पज, मैं जो एग्जांपल्स बता रहा हूं ये बताने का पर्पज ये नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिले।
बताने का पर्पज केवल यह है कि आप किसी क्वेश्चन को रीड करने के बाद ये डिसाइड कर लें इजिली कि हमें इसमें फार्मूला क्या लगाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा एक कोई कॉइन टॉस किया गया, एक कोई कॉइन टॉस किया गया। कॉइन टॉस करना एक्सपेरिमेंट हो गया। मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड आकर और टेल आकर। अब जरा समझो ध्यान से, मैंने क्या कहा। एक कोई कॉइन टॉस किया गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। मैंने कहा जा हेड आ जाए और टेल आ जाए। दो इवेंट्स की बात हो रही है, एक एक्सपेरिमेंट दो इवेंट्स। तो अब जरा समझो, एक एक्सपेरिमेंट दो इवेंट्स, अब इसमें एडिशन थ्योरम तो लगना ही चाहिए। अब जो दो इवेंट्स दिए गए हैं चेक करके देखो, ये दोनों एक साथ कभी हैपेंड हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। हेड आएगा तो टेल नहीं, टेल आएगा तो हेड नहीं। तो इसकी मीनिंग ये प्रोबेबिलिटी का एडिशन थ्योरम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2, प्रोबेबिलिटी हेड यूनियन टेल। हेड यूनियन टेल में लिखने की मीनिंग क्या है वो जरा समझो। हेड यूनियन टेल की मीनिंग या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए या दोनों आ जाए। इसमें दोनों नहीं आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर दोनों भी आते तो भी डिनोट इसी से करते, यूनियन से ही। ठीक है, तो यहां आप फार्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। क्यों? क्योंकि ये एग्जांपल, ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला है। दोनों एक साथ कभी हैपेंड नहीं हो सकते। और हेड आने के चांसेस क्योंकि 1/2 है, ये भी 1/2, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। एक दूसरा क्वेश्चन, एक प्लेइंग कार्ड से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, एक प्लेइंग कार्ड से एक कार्ड ड्रॉ किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज एन एस और स्पेड। प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वह कार्ड एस का हो जाए और स्पेड का हो जाए। अब जरा समझो इसको अच्छी तरह से। एक प्लेइंग कार्ड से मैंने, पहले आप ये आंसर जानने की कोशिश ना करें, पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि उस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए। एक प्लेइंग कार्ड से एक कार्ड ड्रॉ किया गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। वह कार्ड एस का हो जाए या स्पेड हो जाए। एस स्पेड, दो इवेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट दो इवेंट्स। ठीक है, एडिशन थ्योरम तो हम श्योर है लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन जो दो इवेंट्स दिए जा रहे हैं उसमें क्या है? एस और स्पेड। एस और स्पेड ये सुनने पर पता चलता है कि इसमें इंटरसेक्शन क्रिएट हो सकता है। एक कार्ड प्लेइंग कार्ड में ऐसा होता है जो एस भी होता है और स्पेड भी होता है। इसकी मीनिंग इसमें कॉमन पोर्शन क्रिएट हुआ, और कॉमन पोर्शन जब क्रिएट हुआ तो इसकी मीनिंग प्रोबेबिलिटी का एडिशन थ्योरम नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला फार्मूला लगेगा। प्रोबेबिलिटी एस यूनियन स्पेड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन स्पेड। एस आने के चांसेस क्या होते हैं? एस आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी में, प्लेइंग कार्ड में 4/52, स्पेड आने के चांसेस 13/52। एस इंटरसेक्शन स्पेड, एक कार्ड ऐसा होता है जो एस भी होता है स्पेड भी होता है। इस कैल्शियम 52, ये आ गया 4 + 13 - 1, ये कितना हुआ? 16/52, दैट इज 4/13। यही आपका आंसर है। हमें चेक करना है कि कब और किस केस में कौन सा फार्मूला लगाया जाए। इंपॉर्टेंट यही है, जितने जल्दी ये सीख लेंगे उतने ही जल्दी और इजीली आप प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमसे किसी एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो चैप्टर हमें इजी लगने लगता है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। 4 coins are tossed once, 4 coins are tossed once। स्टेटमेंट सुने, विदाउट पेन पेपर करेंगे इसे। 4 coins are tossed once, find the probability that at least one head turn up, find the probability that at least one head turn up। ये क्या होगा? अब जरा देखो, at least one head turn up, at least के साथ स्टेटमेंट कौन सा है? हेड। at least के साथ स्टेटमेंट कौन सा है? हेड। और मैंने क्या कहा at least के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? अपोजिट। हेड का अपोजिट क्या हुआ? टेल। 4 कॉइन्स हैं,
पहले कॉइन पर टेल आ जाए 1/2, दूसरे कॉइन पर भी टेल आ जाए 1/2, तीसरे कॉइन पर भी टेल आ जाए 1/2, फोर्थ कॉइन पर भी टेल आ जाए 1/2। क्या करेंगे, अपोजिट तो हमने निकाल लिया, इनको क्या करें, मल्टीप्लाई, और फिर इन्हें क्या करें, 1 में से सब्ट्रैक्ट, और ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड टर्न अप। ये हो गया 1 माइनस 1/16, 15/16, क्योंकि यही तो फॉर्मूले में लिखा है। देखो क्या लिखा है, 1 माइनस, इससे मैच कराओ, 1 माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द गिवन इवेंट्स, गिवन इवेंट्स का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो और उससे मल्टीप्लाई करो, यही तो हमने किया, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड टर्नअप दिया गया था, तो हेड का उल्टा टेल, टेल हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको एटलीस्ट का दिया जाए, आप तुरंत चेक करो कि एटलीस्ट के साथ इवेंट कौन सा है, उसका अपोजिट निकालो और उससे मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हम और क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा एज वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और तीसरा एक डिजिट का क्वेश्चन देख लेते हैं। एडिशन थ्योरम में मुझे लगता है कि उसके बाद आपका अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी भी 50 to 60% तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी इन तीनों से और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, कोई डाउट ही ना रह जाए। एक कोई क्लास है 30 स्टूडेंट्स की, एक कोई क्लास है 30 स्टूडेंट्स की, जिसमें 10 बॉयज 20 गर्ल्स हैं। A class of 30 students consists 10 boys and 20 girls, in which 10 boys, in which 5 boys and 10 girls, meaning half of the boys and half of the girls. क्या है, in which half of the boys and half of the girls have blue eyes. Half of the boys and half of the girls have blue eyes. Find the probability that the student selected at random is a boy or has blue eyes. एक बार फिर समझो, एक कोई क्लासरूम है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में 10 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं, जिसमें हाफ ऑफ द बॉयज मीनिंग 5 बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स मीनिंग 10 गर्ल्स के आइज ब्लू हैं। रैंडमली 30 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हो वो बॉय हो और उसके आइज ब्लू हो, ये हमसे पूछा गया। अब जरा समझो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे बॉय ब्लू आइज, डायरेक्ट हम 5 बॉयज ऐसे हैं जिनके आइज ब्लू है, 5/30 कर देंगे, गलत है तरीका। क्योंकि अब आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अगर अच्छी तरह से देखें, लास्ट स्टेटमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम, 30 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना, एक्सपेरिमेंट हो गया, इज ए बॉय और हैज ब्लू आइज, वह बॉय हो जाए और उसके आइज ब्लू हो, तो इवेंट्स कितने हो गए, 2, एक एक्सपेरिमेंट 2 इवेंट्स। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि एडिशन थ्योरम लगाना चाहिए। अब एडिशन थ्योरम में क्या, मान लो हम बॉय का सिलेक्शन करते, तो बॉयज कितने होते, 10/30। अगर हम ब्लू आइज का सिलेक्शन करते तो क्या होता, ब्लू आइज कितने स्टूडेंट्स की है, 15 स्टूडेंट्स की है, 10 बॉयज 5 गर्ल्स, 15/30। क्या इसमें कुछ कॉमन पोर्शन है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन है, बिल्कुल है। क्या है, बॉयज इंटरसेक्शन ब्लू आइज, ये कितने हैं, 5, 5 बॉयज ऐसे हैं जिनके आइज ब्लू है, 5/30। तो अब एक ही एक्सपेरिमेंट 2 इवेंट्स, इंटरसेक्शन क्रिएट हो रहा है। मैंने आपको ये बता रखा है कि जब एक ही एक्सपेरिमेंट में 2 इवेंट्स हों तो एडिशन थ्योरम तो लगना श्योर है। ये चेक करते हुए लगाएं कि एडिशन थ्योरम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है। क्योंकि इंटरसेक्शन क्रिएट हुआ है, इसलिए ये एग्जांपल नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए होना चाहिए, मीनिंग प्रोबेबिलिटी बॉयज यूनियन ब्लू आइज इक्वल्स टू
probability of boys plus probability of blue eyes minus probability boys intersection blue eyes। अब बॉयज कितने हैं 10, 10/30 प्लस ब्लू आइज कितनी है 5 नहीं 15, 15/30 माइनस बॉयज इंटरसेक्शन ब्लू आइज 5/30। ये कितना हो गया 20/30, दैट इज 2/3। अब हो सकता है 70 to 80% क्लियर हो गया हो कॉन्सेप्ट, लेकिन मेरा टारगेट है कि आप सभी को 100% परफेक्ट बनाया जाए, इसलिए कुछ और। मान लो एक क्वेश्चन डिजिट का इस तरह से दिया गया कि 25 नेचुरल नंबर्स, 25 नेचुरल नंबर्स में से एक नंबर को सिलेक्ट किया गया। A number is selected from 25 natural numbers। 25 नेचुरल नंबर्स में से एक नंबर को सिलेक्ट किया गया। Find the probability that the selected number are divisible by 4 or 7। Find the probability that the selected number are divisible by 4 or 7। आप जरा समझो, 25 नेचुरल नंबर्स में से एक नंबर का सिलेक्शन, एक्सपेरिमेंट हुआ, वो नंबर 4 से डिविजिबल या 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 इवेंट्स आ गए, एक ही एक्सपेरिमेंट 2 इवेंट्स, ये श्योर है एडिशन थ्योरम लगाना है। लेकिन एडिशन थ्योरम तो हम 2 केस में जानते हैं, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसके पहले के जितने एग्जांपल्स थे उसमें देखकर क्वेश्चन क्लियर हो रहा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेगा या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन हम क्रिएट कर लेते थे। लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें इंटरसेक्शन हम बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो डिजिट का क्वेश्चन है इसको तो निकालना पड़ेगा, तो अब हमें कैसे पता चलेगा और हम निकालेंगे कैसे, ये ट्रिक जरा समझते हैं। सबसे पहले डिविजिबल बाई 4 कितने नंबर्स बनेंगे इसे चेक करने के लिए आप 25 को 4 से डिवाइड कर दो और चेक करो कि क्वोशेंट वैल्यू इंटीग्रल में कितनी बन रही है। ध्यान से समझो मैंने क्या कहा, 25 को 4 से आप डिवाइड कर दो और चेक करके देखो कि इंटीग्रल क्वोशेंट में कितनी बनी 6। जितनी इंटीग्रल वैल्यू, जितनी क्वोशेंट वैल्यू इंटीग्रल में बन रही है, डेसिमल पॉइंट में नहीं, हम उसी को मान लेंगे कि इतने ही नंबर्स डिविजिबल हैं, 6 डिविजिबल नंबर्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाई 4 इक्वल टू 6/25। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 4 से डिविजिबल 25 में से 6 नंबर्स ही मिलेंगे। कौन कौन से बनेंगे, 4, 8, 12, 16 और 20, 24, 6 हो गए। 25 तो हमने काउंट कर भी लिया और इससे भी यही आ रहा है। ठीक, मैं आपको दोनों तरीके से अभी बता रहा हूं और अभी एक फिर हम देखेंगे दूसरा और अच्छी तरह से क्लियर होगा, इसे आप समझो। फिर हम क्या करेंगे, डिविजिबल बाई 6। अब डिविजिबल बाई 6 में क्या करेंगे, फिर एक बार वही तरीका, 25 को 6 से आप डिवाइड कर दो और चेक करो क्वोशेंट वैल्यू कितनी है इंटीग्रल में, 4, डेसिमल पॉइंट में नहीं। तो 4 नंबर्स ऐसे होते हैं 25 नेचुरल नंबर्स में जो 6 से डिविजिबल होते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाई 6 इक्वल टू 4/25। ये बात तो ठीक है। अब चेक करते हैं कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन निकालते कैसे हैं, समझो डिजिट्स में, डिविजिबल बाई 4 एंड 6। इसे चेक करने के लिए 4 और 6 का आप एलसीएम ले लो, 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आता है, 4 और 6 का एलसीएम 12। जो इनका एलसीएम आता है उसी एलसीएम से ओरिजिनल नंबर को आप डिवाइड करो, कितने आते हैं 2। क्वोशेंट इंटीग्रल, इसकी मीनिंग 2 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है।
तो दो नंबर्स क्योंकि आ गए, इसकी मीनिंग इंटरसेक्शन क्रिएट हो गया, डिविजिबल बाई 4 इंटरसेक्शन डिविजिबल बाई, और जब ये आ गया है तो अब हम क्या लिख सकते हैं 2/25, और जब इंटरसेक्शन क्रिएट होता है तो हम प्रोबेबिलिटी का एडिशन थ्योरम नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला लगा देते हैं आंसर। ठीक, तो आपको समझना क्या है कि इसमें इंटरसेक्शन क्रिएट हुआ नहीं हुआ, ये भी मान लो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए चेंज किया, आप इसे यहां तक लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम 25 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर आर डिविजिबल बाय 4 और 7। अब देखो क्या होगा, डिविजिबल बाय 4 तो 6, ओके, डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा यहां, तो डिविजिबल बाय 7 में क्या होगा 3, क्योंकि जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 21, 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डिविजिबल बाई 7 कितने नंबर्स बनेंगे, 3/25। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और एंड 7, 4 एंड 7 का एलसीएम, 4 और 7 का एलसीएम 28, एलसीएम 28 ही तो आएगा। अब हम क्या करेंगे, 25/28 करो भाई, 25/28 करोगे तो ये जाएगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल क्वोशंट 0 बनेगा। चेक करके देखो, मैंने क्या कहा था, क्वोशंट इंटीग्रल बने, आप एक बार चेक भी कर सकते हो, देख लो, अगर हम 28 को से 25 को करें तो ये डेसिमल पॉइंट जाएगा, इंटीग्रल 0 हो गया तो ये 0 हो गया। इसकी मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इंटरसेक्शन डिविजिबल, सॉरी, प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 4 इंटरसेक्शन डिविजिबल बाय 7 इक्वल्स टू 0। और ये हम जानते हैं कि जब इंटरसेक्शन 0 होता है तो प्रोबेबिलिटी का एडिशन थ्योरम नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए लगता है। तो आप क्या लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 4 इंटरसेक्शन डिविजिबल बाय इक्वल्स टू PA प्लस PB, मीनिंग 6/25 प्लस 3/25, 9/25, ये आंसर है। आपको यही देखना है कि कब और कहां या किस केस में इंटरसेक्शन बनेगा नहीं बनेगा। ये तो बच्चों देखो 25 नेचुरल नंबर्स था, ये भी तो पॉसिबल होता 1000 नेचुरल नंबर्स दे दिए जाते हैं। एक कोई क्वेश्चन दिया गया, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम 1000 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड नंबर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर आर डिविजिबल बाय 4 और 6, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अब आपको चेक करना होगा कि इसमें हमें इंटरसेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, और अगर इंटरसेक्शन मिलता है तो हमें नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का लगा लेना चाहिए, ये हमें सीख लेना है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, एक बार फिर बता दूं, जितने अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा, आप क्वेश्चन देखते ही डिसाइड कर लोगे कि एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है, इसमें हमें ये फार्मूला लगा देना चाहिए। ये तो एक थ्योरम है, और भी थ्योरम पढ़ेंगे तो और में भी डिफरेंस हम बताते यूज करते जाएंगे और मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो जब आप सारा पढ़ लेंगे तो खूब अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में यह है, इस क्वेश्चन में यह है, तो फिर कभी प्रोबेबिलिटी में कंफ्यूजन होगी ही नहीं। एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी हम देख लेते हैं, सीख लेते हैं सॉल्व करने का तरीका। एक कोई पर्सन ए है जिसकी एज है 40 ईयर्स, एक कोई पर्सन ए है जिसकी एज है 40 ईयर्स, वो 30 ईयर्स तक और जिंदा रहेगा, वो 30 ईयर्स तक और जिंदा रहेगा, इसके चांसेस हैं 2/5। एक कोई पर्सन बी है जिसकी एज है 30 ईयर्स, वो भी 30 ईयर्स तक और जिंदा रहेगा, इसके चांसेस हैं 3/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ दोस पर्सन विल बी अलाइव 30 ईयर्स। Find the probability that at least one of those person will be alive 30 years. At least one 30 years तक रहेगा, इसके चांसेस क्या होंगे, at least one 30 years तक रहेगा, इसके चांसेस क्या होंगे। हम जरा ध्यान दो, एटलीस्ट का क्वेश्चन, एटलीस्ट के साथ स्टेटमेंट क्या है, एटलीस्ट वन 30 years तक रहेगा। मैंने क्या कहा है, एटलीस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, आप चेक करो उस इवेंट का अपोजिट क्या है। एटलीस्ट 130 ईयर्स तक रहेगा, अपोजिट क्या हुआ 30 ईयर्स तक,
नहीं रहेगा। पहला 30 ईयर्स तक नहीं रहेगा, इसके चांसेस क्या होंगे? पहला 30 ईयर्स तक नहीं रहेगा तो इसके चांसेस क्या होंगे? 3/5। दूसरा भी 30 ईयर्स तक नहीं रहेगा, इसके चांसेस क्या होंगे? प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 इक्वल्स टू 1 माइनस जिसके लिए एटलीस्ट का स्टेटमेंट होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री के इवेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। अब कॉम्प्लीमेंट्री तो यही दोनों है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3/5 इंटू 1/4, तो 1 माइनस 3/20 और फाइनल आंसर 17/20। तो जितने जल्दी और इजिली ये क्लियर कर लेंगे सारे क्वेश्चंस आपसे कैलकुलेट हो जाएंगे। अब कुछ और एडिशन, कुछ और स्टेटमेंट्स हम इसके एडिशन में सुनते हैं। एडिशन थ्योरम नहीं, एडिशन थ्योरम तो आपका हो गया, मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। कुछ और स्टेटमेंट सीख लेते हैं और क्या क्या है जो प्रोबेबिलिटी में यूज करने हैं। थ्योरम नहीं है ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। सिंपल सा स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर एक किसी एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिए जाए तो उस केस में किसी एक इवेंट के हैपन होने का चांसेस सभी इवेंट्स के हैपन होने के चांसेस को 1 से इक्वेट करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। या आप यूं कह सकते हैं कि अगर किसी एक एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिए जाते हैं तो सभी इवेंट्स के हैपन होने के चांसेस का एडिशन 1 के इक्वल ही होता है। एक बार फिर कुछ क्लियर करें, मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। इफ इन एन एक्सपेरिमेंट 2 or more than 2 mutually exclusive events are given, then probability of the happening of any one of them is the sum of the probabilities of the happening of the separate events. अगर कोई एक रेस है, उसमें बहुत सारे हॉर्सेस रन कर रहे हैं तो उस केस में, अब हॉर्स का एग्जांपल तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को ही बताता है। अगर हमने माना है किसी एक क्वेश्चन में ए बी सी एंड सो ऑन बहुत सारे हॉर्सेस हैं या इवेंट्स हैं, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। इफ ए बी सी एंड सो ऑन बी द बहुत सारे कौन से इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये कंडीशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर गिवन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ any A, B, C, B, the mutual return are given, then probability of the happening of any one of them is the sum of the probabilities of the happening of the separate events. For example, if A, B, C and so on be the mutually exclusive events, then that is P A union B union C union and so on equals to PA plus PB plus PC plus and so on equals to 1. ये स्टेटमेंट जिसमें मैंने लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को बताया था, उसमें मैंने थर्ड प्रॉपर्टी में 8 लाइन का स्पेस छोड़वा दिया था। ये वही स्टेटमेंट है। एक बार फिर समझ लें वो कहाँ है। पहला स्टेटमेंट, इसके साथ मैंने क्या लिया था कि पीए की वैल्यू, किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। दूसरे में क्या कहा था मैंने, m शुड बी लेस देन n अगर m न्यूमरेटर है, फेवरेबल है, और n पॉसिबल है, n डिनोमिनेटर में है। तीसरे में मैंने कहा था 8 लाइंस का स्पेस छोड़ दें। ये वही स्टेटमेंट है। अगर इसमें क्या कहा गया, एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर किसी एक एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिए जाते हैं तो उन बहुत सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का एडिशन
1 के इक्वल हो जाता है और इसी से किसी एक अननोन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक कोई रेस है, उसमें 3 हॉर्सेस रन कर रहे हैं और सभी इवेंट्स के आने के चांसेस इक्वली लाइकली हैं, तो इन तीनों के अलग अलग जीतने के चांसेस बता दो। बहुत सिंपल है, 1/3 है। क्यों? क्योंकि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1 होगा। 3 हॉर्सेस, तीनों के जीतने के चांसेस इक्वल, तो वह किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर 5 हॉर्सेस रन करते तो 5 हॉर्सेस के जीतने के चांसेस का एडिशन 1 के इक्वल कर दिया जाता। तो यह हमें देख लेना है। अच्छा, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया कि एक कोई रेस है, उसमें 3 हॉर्सेस रन कर रहे हैं। ए इज ट्वाइस लाइकली टू विन एज बी। ए इज ट्वाइस लाइकली टू विन एज बी। बी इज ट्वाइस लाइकली to win as C. What are the respective probabilities of winning? What are the respective probabilities? What are the respective probabilities of winning? अब जरा देखो, ए के जीतने का चांसेस बी का डबल, बी के जीतने का चांसेस सी का डबल, और एक कोई रेस है उसमें 3 हॉर्सेस रन कर रहे हैं। ठीक, तो अब ये अंडरस्टूड है कि जो एग्जांपल दिया गया वह तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का केस है। हमने मान लिया सी के जीतने के चांसेस पीसी हैं। अगर सी के जीतने का चांसेस पीसी है तो बी के जीतने का चांसेस क्या होगा? ट्वाइस ऑफ पीसी। और ए के जीतने का चांसेस क्या होगा? ट्वाइस ऑफ पीबी, दैट इज 4 टाइम्स पीसी। अकॉर्डिंग टू थ्योरम पीए प्लस पीबी प्लस पीसी ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। दैट इज 4 टाइम्स पीसी। पीए की वैल्यू को हमने सी के फॉर्म में निकाल लिया, पीबी की वैल्यू को भी हमने सी के फॉर्म में निकाल लिया, और सी एज इट इज है। इसकी मीनिंग 7 टाइम्स पीसी इक्वल्स टू 1, दैट इज पीसी इक्वल्स टू 1/7। अगर सी के जीतने के चांसेस 1/7 हैं तो बी के जीतने के चांसेस क्या होंगे? 2/7, और ए के जीतने के चांसेस क्या होंगे? 4/7। यही पूछा गया था, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। यही आपका आंसर है। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन कहा जाता है जिसमें हमें यह ध्यान रखना है कि इवेंट्स जितने भी दिए जाए वहां सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को बताते हैं, उस केस में यह हो जाए। अब आप डिफरेंस क्लियर कर लो। इसके पहले के एग्जांपल थ्योरम में मैंने क्या कहा था? थ्योरम में यह कहा था कि किसी एक एक्सपेरिमेंट में 2 या उससे अधिक स्टेटमेंट्स इवेंट था और उसमें किसी एक के जीतने के चांसेस पूछे जाए। ध्यान दें, किसी एक के जीतने के चांसेस पूछे जाए, एक इवेंट के हैपन होने के चांसेस पूछे जाए। यहां क्या है? इन तीनों के अलग अलग जीतने के चांसेस को हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा। ये डिफरेंस है जो एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन था और इसमें। क्योंकि बच्चों देखो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमें यही तो सीखना है कि हम किस क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा लगाएं। क्योंकि जब हम बहुत सारे फार्मूलेस पढ़ लेते हैं तो ये कंफ्यूजन होती है किसी भी चैप्टर में कि कैसे हमारे समझ में आए कि इसमें क्या लगाना है। जितने जल्दी समझ में आ जाता है वही तो कॉन्सेप्ट है, और ये जो जान गया वही तो स्टूडेंट अच्छा हो गया। यही तो सीखना होता है। ठीक है, तो अभी यहां हमने जो थ्योरम कंप्लीट किया है वो है एडिशन थ्योरम। अभी इसमें एक टॉपिक रह जाता है, वह है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और उसके बाद समझने के बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तब हम सीखेंगे बेस थ्योरम। क्योंकि बेस थ्योरम बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, बिना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के आप नहीं समझ सकते। और एक बात मैं और भी क्लियर कर दूं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आप जो पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, मैं उसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पर, और ये जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला है फेवरेबल बाई पॉसिबल, इसी के बेस पर बेस थ्योरम बता दूंगा। आपको बेस थ्योरम के लिए वो फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्मूला आप यही लगाएंगे, अल्टीमेटली लगा वही रहे होंगे, लेकिन हम
आपको अगर सॉल्व करके कहीं रख दें तो देखने वाले यही कहेगा आपने बेस थ्योरम ही लगाया है, लेकिन आपने लगाया यही होगा। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे एक और रिवीजन क्लास में प्रोबेबिलिटी के।